नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासी टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़ और मेरे साथी सज्जाद हसनैन साहब। नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं आप, हमारा एक खुसूसी प्रोग्राम होता है जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ भी लेते हैं, ट्रेंडिंग न्यूज़ भी बात करते हैं। तो आइए चलते हैं, कुछ ऐसी न्यूज़ लेके आए जिस पर हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं, जैसा कि आप जानते हैं बॉम्बे में BMC इलेक्शंस के रिज़ल्ट आज आए हैं, जिसमें BJP लेड यानी महायुति को मेजॉरिटी वहाँ पे सीट्स आ चुके हैं और सेकंड नंबर पे शिवसेना उद्धव ठाकरे और कांग्रेस और दूसरे पार्टियां थर्ड नंबर पे हैं। यानी मतलब इतनी मेजॉरिटी है कि लोग बाज़ाब्ता जो है ना उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। BMC, जैसे कि आप जानते हैं बॉम्बे की BMC की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सबसे रिचेस्ट मानी जाती है, काफ़ी इनकम वाली हो, तो उसको कब्ज़ा करना जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और हम तारीख़ अगर देखें तो ये जो है ना शिवसेना का गढ़ अड्डा कहलाया जाता था, लेकिन अब के BJP अंदर घुस चुकी है और शिवसेना को बाहर कर चुकी है। इस पर हम बात करेंगे। और दूसरे जैसा कि जानते हैं कि आप जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं अमेरिका के ईरान पर हमले के बारे में मुसलसिल जो है ना इत्तलात आ रही हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि ये कब अटैक करेगा, कब शुरुआत होंगी। लेकिन सारे अगर दुनिया के सारे स्टूडेंट्स हो रहे हैं और बहुत सारे सिफारती अमले को खाली कर देने के लिए कहा जा रहा है ताकि किसी भी वक्त अमेरिका वहाँ पर हमला कर सकता है। इस पर हम बात करेंगे। तो ये सबसे पहले चलते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि 2 दिन पहले BMC के इलेक्शंस हुए थे वहाँ पे, और शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने दोनों भाई वहाँ पे मिल के लड़े थे। लेकिन अभी भी जो है ना BJP को अक्सरियत वहाँ पे मिलती नज़र आ रही है और मिल चुकी है ऑलरेडी। इन्हें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हम जिसको कह सकते हैं वो मेजॉरिटी इनको मिल चुकी है BJP वालों को। तो BJP के खेमों में काफ़ी जो है ना खुशियाँ देखी जा रही हैं वहाँ पर। और सजा साहब, ठीक है ये तो जीते हैं मेजॉरिटी, लेकिन अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक्सपेक्टेड था या फिर कुछ इसमें भी कुछ धांधलियाँ घपले हुए हैं सब जो है ये समझ से बाहर है। सबसे बड़ा सवाल जी है। जी बिल्कुल जी है ना जी। ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आखिर क्या ऐसा हुआ जी कि वहाँ पे जो है BJP साहब इक़्तिदार हो गई। जी, यानी मराठा वहाँ पे नहीं चला, आपके सिक्का मराठे का जो हिस्सा है वो नहीं चला, जो मराठे का सिक्का नहीं चला। आखिर क्या बात है? देखिए, ये शिंदे ग्रुप है जी, BJP है, शिंदे है जी, और दीगर जो है शरद पवार के जो है जी अजीत पवार की पार्टी, अजीत पवार मतलब के भांजे भतीजे, माफ़ कीजिएगा, भतीजे अजीत पवार हैं और इस तरह की छोटी मोटी जो है जी वहाँ पे पार्टियां हैं जी। दूसरा जो अलायंस था उसमें उद्धव ठाकरे ग्रुप था जी, राज ठाकरे ग्रुप था जी और कांग्रेस मेन ये पार्टी, मेन ये 3 पार्टियां थी उसमें जी। तो अब ताज्जुब की बात ये है कि जो है 227 रुकनी जो बल्दिया है वहाँ पे कॉरपोरेशन है, ब्राहिन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है हिंदुस्तान की सबसे अमीर तरीन कॉरपोरेशन कहलाती है जी। और इस पर कोई भी जो है वहाँ महाराष्ट्र में जो भी हुकूमत करता है जी, उसकी पूरी कोशिश ये होती है कि जो है ब्राहिन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अपना कंट्रोल जो है हासिल करे। बिल्कुल। क्योंकि दौलत के हिसाब से जो है एक बहुत अमीर तरीन कॉरपोरेशन है जी। तो बहरहाल जो है मुंबई जो है हिंदुस्तान की सभी जानते हैं कि माशी राजधानी है मुंबई, बिल्कुल फाइनेंशियल, बिल्कुल फाइनेंशियल हब कहा जाता है। वहाँ सारी हिंदुस्तान की जो मतलब एक ट्रेड के हवाले से मुंबई को एक बड़ा मरकज़ माना जाता है। तो वहाँ पे देखिए एक तो बहुत बड़ा शहर है, कॉस्मोपॉलिटन शहर है जी, समंदर के किनारे आबाद है, बहुत वसी व अरीज़ शहर है, बहुत तरक्की याफ्ता शहर है। आज से नहीं, आप 1950 में भी देखेंगे, इवन इन अंग्रेज़ों के दौर से भी आप देखेंगे, अंग्रेज़ों के दौर से भी ये बहुत तरक्की याफ्ता शहर है, स्ट्रेटेजिक जो है ना। बिल्कुल 1950 की भी अगर ब्लैक एंड वाइट फिल्में भी आप देखेंगे जी सिद्दीक साहब, तो आपको लगेगा कि वो लोग जो है ख्वाब देख रहे हैं मुंबई जाने का। बिल्कुल बिल्कुल, उनका ख्वाबों का शहर था मुंबई। 1950 में भी ख्वाबों का शहर था लोगों के लिए मुंबई, आज भी ख्वाबों का शहर है जी। तो बहरहाल जो है आज तो खैर तरक्की में मुंबई की दुनिया के किसी भी बड़े शहर से कम नहीं है जी। जिस तरह की वहाँ पे जो है तरक्की हुई है आज के दौर में जी। और जिस तरह से उस शहर ने वसअत इख्तियार की है, बिल्कुल जी। अगर हम 50s के शहर को देखें और आज के शहर को देखें
तो 50 से 10 गुना बड़ा हो गया है मुंबई। बिल्कुल बिल्कुल। इतना वसी वरीज हो गया है, समुद्र के किनारे बस ये बढ़ता ही चला गया। बिल्कुल। किसी ज़माने में लोग कहते थे कि जो है मुंबई से एयरपोर्ट जाने के लिए 2 घंटे का टाइम होता है जी। अब एयरपोर्ट बीच में आ गया। बीच में आ गया जी बिल्कुल। टैक्सी से पूरी रफ्तार पकड़ के आप एयरपोर्ट जाएंगे जी, तो 2 घंटे का टाइम जो है लगता था एयरपोर्ट जाने के लिए, लेकिन अब एयरपोर्ट बीच में आ गया है। इस तरह की जो है सूरत हाल मुंबई की हो गई है। तो बहरहाल माशी तौर पे भी एक बहुत बड़ा हब है इंडिया का जी। सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े सरमायाकार, सारे हिंदुस्तान के सनतकार, सारे हिंदुस्तान की फैक्ट्रियाँ, सारे हिंदुस्तान के कार मेकिंग फैक्ट्रियाँ हो, टू व्हीलर मेकिंग, बॉलीवुड भी ले सकते हैं, सारा बॉलीवुड भी वहीं पे मौजूद है मुंबई में। और यकीनन ये एक बहुत बड़ी जो है माशी राजधानी है। और इसी हिसाब से मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भी इंडिया का सबसे दौलतमंद कॉरपोरेशन करार दिया जाता है। तो बहरहाल जो है इस कॉरपोरेशन पे हम देखते हैं कि उद्धव मतलब शिवसेना का उस पर हमेशा से जो है डोमिनेशन रहा है। पूरी मुंबई पे शिवसेना का डोमिनेशन था, सिर्फ बल्दिया ही नहीं बल्कि पूरी मुंबई पे शिवसेना का बहुत ही मजबूत जो है डोमिनेशन रहा है। लेकिन जो है उद्धव ठाकरे ने कहा था आज से 5 साल पहले कि बीजेपी जिसके साथ हाथ मिलाती है उसको ख़त्म कर देती है। तो यही हुआ, बीजेपी ने शिवसेना को ख़त्म किया, शिवसेना के 2 टुकड़े किए, शिवसेना में बगावत पैदा की। शिवसेना को पहले तो शिवसेना के साथ इलेक्शन मिल के लड़ा, फिर उसने जो है शिवसेना के कैंडिडेट को चीफ मिनिस्टर बनाने से इनकार किया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे को बगावत करनी पड़ी और फिर वो कांग्रेस और जो है एनसीपी के साथ मिलके उन्होंने जो है हुकूमत वहाँ पे बनाई। देखिए दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस तो खैर कौमी जमात है, लेकिन वहाँ पे जब उद्धव ठाकरे की हुकूमत बनी थी आज से 5 साल पहले, तो उस हुकूमत के हवाले से ये कहा जा रहा था कि एनसीपी के जो सरबराह हैं शरद पवार वो भी मराठी मानूस हैं। जी बिल्कुल। उद्धव ठाकरे भी मराठी मानूस हैं। तो ये जो है एनसीपी और शिवसेना की जो है बहुत अच्छी जो है ट्यूनिंग हो गई थी, लेकिन इनको भी तोड़ा गया, एनसीपी को भी तोड़ा गया। बिल्कुल, एनसीपी के 2 टुकड़े किए गए, बिल्कुल जी, शिवसेना के 2 टुकड़े किए गए। एनसीपी में, शिवसेना में तो खैर जो है एक नाथ शिंदे को हटाया गया वहाँ से। और लेकिन यहाँ तो हैरत अंगेज बात यह है कि भतीजे को चचा से अलग कर दिया गया। अरे बिल्कुल, चाचा भतीजे को जो है बिल्कुल अलग कर दिया गया। बिल्कुल 2 टुकड़े इनकी पार्टी के। एनसीपी बहुत कदीम पार्टी थी, बहुत कदीम पार्टी जी, और बहुत ही ज़ीरक हुक्मरान थे शरद पवार। शरद पवार के बारे में कहा जाता था कि बहुत तजुर्बेकार और बहुत ज़ीरक हुक्मरान है। एक ज़माने में जाहिर बात है, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि वो कांग्रेस से वाबस्तगी थी उनकी। कांग्रेस के सीनियर लीडर्स में शरद पवार का शुमार होता था, लेकिन फिर उन्होंने सोनिया गांधी को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के इशू पे उन्होंने इख्तिलाफ़ किया था और फिर उन्होंने कांग्रेस से अलाइदगी इख्तियार कर ली थी और फिर उन्होंने अपनी अलग से पार्टी कायम कर ली थी एनसीपी के नाम से। लेकिन एनसीपी पूरे इंडिया में तो ताकतवर नहीं बन सकी, लेकिन एनसीपी ने मराठा में, महाराष्ट्र में अपने छाप छोड़ी। इसका यकीनन कांग्रेस को नुकसान हुआ। एनसीपी के बनने के बाद महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में कांग्रेस अगर रूल करती थी वहाँ पे, अगर वहाँ हुकूमत बनाते थे तो शरद पवार की जो है ताकत की बल पे। आपको याद होगा कि शरद पवार इससे पहले माजी में चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र की कांग्रेस की जब सरकार होती थी तो शरद पवार चीफ मिनिस्टर भी रह चुके। फिर बाद में उनकी कांग्रेस से बगावत हुई, फिर उसके बाद उन्होंने अलग पार्टी बनाई और उनके बारे में ये कहा जाता था कि उन्होंने जब इंडिया अलायंस बनाया था बीजेपी के ख़िलाफ़, तो जब लोगों ने कहा था कि मुल्क के वो वाहिद ऐसे सियासतदान हैं जिनको सियासत का बहुत तजुर्बा है और वो किसको कहाँ तोड़ना है, किसको कैसे मैनेज करना है, किसको क्या करना है, वो बखूबी जानते हैं। तो जाहिर सी बात है, देखिए हर एक का अपना एक दौर होता है। बिल्कुल। शरद पवार का वो दौर था उरूज का जब जो है राजीव गांधी के कत्ल के बाद सोनिया गांधी को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की बात हो रही थी, हुकूमत कायम हुई थी, कांग्रेस बहुत बड़े पैमाने पे जो है जीत के आई थी कांग्रेस। तो फिर जब शरद पवार ने बगावत की थी तो फिर जो है मनमोहन सिंह को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया था। सोनिया गांधी ने इनकार कर दिया था वज़ीर-ए-आज़म बनने से।
तो बहरहाल एक जो है एक अलग जो है कहानी तारीखी पसमंजर, एक अलग तारीखी पसमंजर है। तो बहरहाल वो दौर अलग था। आज शरद पवार 80+ के हो चुके हैं जी, बिल्कुल। उनकी उम्र मेरे ख्याल से 90 के आसपास पहुंच गई है उनकी। 88, 86, 87 में कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन उम्र ज़्यादा हो गई है। फिर जो है वो गले के कैंसर से भी जूझ रहे हैं। जी जी, उनको जो गले का कैंसर है जी। तो बहरहाल जो है अब पहले जैसे एक्टिव नहीं रहे, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल। उसका फ़ायदा बीजेपी ने उठाया जी। और देखिए भतीजे जो हमारे अजीत पवार हैं जी, उन्होंने कहा था इससे पहले भी जो है कि कब तक आप जो है अपनी ग्रिप को बरकरार रखेंगे, कब तक आप पार्टी पे काबिज रहेंगे, कब तक आप जो है दूसरों को मौका नहीं देंगे, नौजवानों को मौका नहीं देंगे। अजीत पवार ने कहा था कि कब तक आप मौका नहीं देंगे। तो इख्तिलाफ वहाँ से शुरू हो गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली और बीजेपी तो वैसे भी जो है मफाद के लिए पार्टियां तोड़ने में महारत रखती है बीजेपी, अपने मफाद के लिए। और वक्ती तौर पे लोगों को जो है खरीदने में उसको महारत बिल्कुल बिल्कुल जी, खरीदो फरोख्त में भी माहिर है लोग। बिल्कुल, वो जो है दुखती रग पे हाथ रखती है जी, ये इसकी महारत है जी। और उसके बारे में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के बारे में जो कहा था कि बीजेपी जिससे हाथ मिलाती है उसको ख़त्म कर देती है, ये बात सादिक भी आती है। बिल्कुल, एक वॉशिंग मशीन की तरह भी है। बिल्कुल, ये बात सादिक भी आती थी। आपको याद होगा कि जो है जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने पीडीपी के साथ हाथ मिलाया था जी। महबूबा मुफ्ती को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था उस ज़माने में, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने 2 साल के बाद पीडीपी हुकूमत का ख़ात्मा किया और वहाँ पे आर्टिकल 370 लागू करके वहाँ पे उसको रियासत का ही दर्जा ख़त्म कर दिया उन्होंने। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर को रियासत का जो दर्जा हासिल था वो रियासत का दर्जा ही ख़त्म कर दिया उन्होंने और उसको जो है एक मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासत बना दिया गया। उसकी जो है एडमिनिस्ट्रेशन, उसका सिक्योरिटी, उसकी पुलिस अब सारी जो है मरकज़ के कंट्रोल में ले ली गई। तो मतलब बीजेपी बहुत ही जो है बहुत दूर से जो है काम करती है, बहुत ही जो है हम ये कह सकते हैं कि उसका वार जो है उसका कांटा पानी नहीं मांगता जी। बिल्कुल मोटी बात अगर कही जाए तो इस तरह से जो है वो वार करती है बीजेपी। हमने देखा है जब से मोदी इक़्तिदार में आए हैं तब से बीजेपी जो है एक ताकतवर जो है दौलतमंद और ताकतवर पार्टी बन गई है। तो बहरहाल जो है हमारी हम बात कर रहे थे बीएमसी के, तो बीएमसी के हवाले से ये खबरें आई थी कि वहाँ पे पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है जी। और अडानी पूरी तरीके से वहाँ पे जो है कैंप किए हुए हैं मुंबई में जी। अडानी, जाहिरी बात है अडानी का जो है बहुत बड़ा नाम है आज इंडिया के अमीर तरीन लोगों में, इंडिया के बहुत बड़े सरमायादारों में, बहुत बड़ी जो है सरमायाकारी के मालिकीन में अडानी का शुमार होता है। एयरपोर्ट्स कौन बना रहा है? अडानी। बंदरगाहें कौन बना रहा है? अडानी। सड़कें कौन बना रहा है? ट्रेन कौन चला रहा है? मतलब ये कि अब तो ये हाल हो गया है कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जब शुरू होता है तो लोग पूछते हैं कि कौन कर रहा है, तो नाम आता है अडानी। इतनी मतलब मोदी एंड कंपनी ने उनको इतना आगे तक कर दिया। बिल्कुल। बहरहाल जो है देखिए इलेक्शन में भी एक गूंज सुनाई दी थी। उद्धव ठाकरे ग्रुप ने कहा था कि हमने असेंबली में भी यही जो है मुद्दा उठाया था कि गुजराती महाराष्ट्र पे हावी हो रहे हैं और मराठियों के साख को मुतासिर कर रहे हैं। मराठियों की जो है डोमिनेशन, बिल्कुल डोमिनेशन को उन्होंने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है और बहुत मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो बहरहाल इस टॉपिक पे भी मुख्तलिफ मुद्दों में ये भी मुद्दा था कि हमें जो है गुजरातियों को यहाँ से जो है हटाना है जी, मराठियों को आगे करना है। ये मराठा जो है जी स्टेट है और मराठियों का यहाँ पे जो है हुकूमत होनी चाहिए। तो इसी बुनियाद पे इससे पहले भी जो है किया गया था, लेकिन अफसोस के जो है बीजेपी जीत के आई वहाँ से। असेंबली इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। बीजेपी जीत के आई, फिर हमने देखा कि कैसे जो है फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया और शिंदे को धीरे धीरे एक नाथ शिंदे को धीरे धीरे नोवेयर कर दिया गया, साइडलाइन कर दिया गया। अब एक नाथ शिंदे जो है कुछ नहीं है मुंबई में। आप हैरत करेंगे किस मुनज़्ज़म तरीके से तोड़ने के बाद
उसका सफाया किया गया है। ये जो है जी, ये जो कमाल है बीजेपी का कि पहले तो लोगों को उकसाती है गद्दारी पे, फिर उनको जो है नवाजा जाता है इनाम इकराम से, फिर उनके बाद उनके नीचे से ज़मीन कैसे कहाँ कैसे खींच ली गई पता ही नहीं, पता है ऐसे इस तरह से पर काट दिए जाते हैं, पर काट दिए जाते हैं। तो यही हुआ। शिंदे भी आज जो है, आज जो ब्राह्मण मुंबई के जो इलेक्शन हुए हैं तो सबसे बड़ी पार्टी बन के बीजेपी उभरी है। और उन एक नाथ शिंदे ने साथ में इलेक्शन लड़ा था, उनको 30 तक महदूद करके रख दिया गया है शिंदे को। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन के उभरी है। बीजेपी 84 गालिबन जो है, जो 5 बजे के रुझानात की मैं बात कर रहा हूँ, 84 के आसपास तो चल रही थी बीजेपी। लेकिन जो महायुति इत्तेहाद है बीजेपी की जो है क़यादत में, जिसने इलेक्शन लड़ा है, उसको 131 सीटें मिल गई हैं, जबकि जादुई आंकड़ा जो है वहाँ मुंबई का 114 है। मतलब 227 वहाँ पे कॉरपोरेशन हैं, कॉरपोरेटर हैं, उसमें से 131 पे बीजेपी एंड कंपनी लीड कर रही है। जबकि सेकंड पोजीशन में उद्धव ठाकरे की पार्टी, उद्धव ठाकरे जो कि वहाँ पे डोमिनेट कर कभी किया करती थी, वो सेकंड पोजीशन पे आ गई है। वो भी जो है 70-80 के आसपास उसका भी जो है आंकड़ा चल रहा है। थर्ड पोजीशन में कांग्रेस है जो 30-35 के आसपास चल रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो है पहली बार जो है बीजेपी ने बीएमसी में चेन लगा दी है। अगर हम इस रिजल्ट की बात करें तो पहली बार बीजेपी ने चेन लगा दी है। अब लोग जो है सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये जो है क्या बला है कि ये हारती ही नहीं है। देखिए, कल ही जब इलेक्शन हुआ था बम्बई में, मुंबई क्या 29 जो है कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए हैं महाराष्ट्र में। पूरे महाराष्ट्र में 29 जो है कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट कॉरपोरेशन समझिए, 29 कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए वहाँ पे। तो राहुल गांधी ने कल एक सवाल किया था कि भाई जैसे ही हम वोट डाल के बाहर आते हैं और जो है निशान को मिटाते हैं तो मिट जाता है। आखिर ये क्या है? निशान तो बड़ा पुख्ता होता है, बिल्कुल बहुत गहरा होता है, मिटता नहीं है। 2 मिनट तो हमको उसके मतलब एक प्रिसाइडिंग अफसर के पास से दूसरे प्रिसाइडिंग अफसर के पास जाके चिट्ठी लेके फिर हम वो मशीन तक जाने के लिए जो है 2-3 मिनट लग जाते हैं। हम वोट दे के बाहर निकलने तक 5 मिनट हो जाते हैं। तो 5 मिनट में तो इस निशान को पुख्ता हो जाना चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि जो है हम बाहर निकल रहे हैं और जो है मिटा रहे हैं तो निशान मिट रहा है। SIR का भी बड़ा मसला उठाया गया, ये भी धांधलियों की भी बात की गई है। तो बहरहाल जो है देखिए, अब तो हम यही कह सकते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। तो अब बम्बई पे तो जो है बीजेपी ने जो है बिल्कुल हुकूमत कर ली है। जी बिल्कुल, बीएमसी पे जो है अब वाजे हो गया है। देखिए नतायज वाजे हैं। 131 इनके थे, 131 में लीड कर रहे हैं। यकीनन जो है अब बहुत सारे कंफर्म भी हो गई होंगे सीटें, बहुत सारी सीटें कंफर्म भी हो गई हैं। लेकिन काउंटिंग का सिलसिला जारी है, रात देर गए तक ये सिलसिला जारी रहेगा। तो बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि आखिरकार बीजेपी ने पहले तो रियासत से जो है शिवसेना को बेदखल किया, और अब वो बीएमसी जो शिवसेना का जो है हमेशा से गढ़ रही है, ताकत रही है। मुंबई पे अगर किसी का राज चलता था तो बाल ठाकरे का चलता था, आपको तो याद ही होगा। अगर हम तारीख उठा के देखें, अगर हम जो है 80s 90s का दौर देखें तो बाल ठाकरे का राज चलता था। तो आज बीजेपी ने उस राज को ख़त्म कर दिया है। ये पैगाम इस रिजल्ट से हम ले रहे हैं। जी हाँ। अच्छा सर साहब, ये इनका क्या रोल है, MIM का क्या पोजीशन है? मेरे ख्याल से औरंगाबाद के रीजन में शायद औरंगाबाद में MIM जो है लीड कर रही है। मतलब एक है औरंगाबाद में भी बीजेपी नंबर 1 पे है। हाँ, वहाँ पर भी जी। और MIM की भी 35 से ज़्यादा सीटें MIM को। थर्ड पोजीशन पे जो है जी उद्धव ठाकरे, पोजीशन पे MIM है। MIM है, अच्छा। थर्ड पोजीशन पे उद्धव ठाकरे, कांग्रेस वगैरह जो है आ गए हैं। तो चूंकि जाहिर सी बात है, औरंगाबाद देखिए हैदराबाद निज़ाम स्टेट का एक इलाका था माजी में, वहाँ मुसलमानों की बहुत अक्सरियत है, बहुत बड़ी। जलील जो इम्तियाज़ जलील जो हैं वहाँ के बड़े लीडर हैं, वो पहले MLA थे वहाँ के, फिर बाद में MP बने।
तो बड़ी जो है कामयाबी थी इम्तियाज़ जलील के MP बनने के बाद। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 लोग जो है पार्लियामेंट पहुंचे थे जी। इतना मतलब एक है औरंगाबाद से, औरंगाबाद वालों ने इम्तियाज़ जलील को MP जो है बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। मुसलमानों की अक्सरियत वाला इलाका है औरंगाबाद, और अब की बार भी औरंगाबाद के लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे भरोसा किया, और ख़ास तौर पे मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, तो मुस्लिम इलाकों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कामयाबी हासिल की है। और कहा यह जा रहा है कि औरंगाबाद में अगर कोई जो है मेयर बनेगा जी, तो मजलिस की हिमायत लाजमी होगी। ऐसी सिचुएशन अभी आ गई है वहाँ पे। अच्छा। तो अब देखने वाली बात यह है कि देखिए मजलिस उन्होंने तो कहा था, इम्तियाज़ जलील ने तो कहा था कि मजलिस मर जाएगी लेकिन बीजेपी से इत्तेहाद नहीं करेगी, बिल्कुल, या बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगी जी। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या मजलिस NCP और कांग्रेस के साथ मिलकर वहाँ पे मेयर बनाती है या फिर बीजेपी को बनाने देती है। अब ये तो बदल के बात का स्टेप, ये बात के सिलसिले कल से शुरू होंगे ये कि किसको क्या करना है। तो बहरहाल एक बात तो अहम है कि औरंगाबाद पे भी मजलिस ने जो है बिल्कुल जो है ना अच्छा खासा असर दिखाया है। मुंबई में तो जो है खैर मुंबई की जो है वाज़ेह तस्वीर तो यही है कि जो है मुकाबला बीजेपी और उद्धव ठाकरे ग्रुप बिल्कुल है ना। अच्छा सर साहब ये बोलिए कि मतलब ये जो इनका जो कार्ड है असल जो है ना मराठा का कार्ड, वो नहीं चल सका आपके जो है ना, जो है ना ठाकुर, ये बड़ा मसला यही हो रहा है वहाँ पे जी कि मराठा कार्ड वहाँ पे नहीं चल रहा है। हाँ। इसी बात को लेके संजय राउत ने कहा था जी, खुलेआम कहा था संजय राउत ने कि इलेक्शन में धांधलियाँ हो रही हैं जी, और उन्होंने कहा था कि असेंबली इंतखाबात में भी खुल के जो है जानिबदारी बरती गई, खुल के जो है धांधली की गई, और उन्होंने कई महाराष्ट्र के कई अजला का जो है हवाला दिया था, कई गांवों के नाम दिए थे। उन्होंने कहा था कि इन गांवों में किसी ने भी बीजेपी को वोट नहीं दिया। अच्छा। उसके बावजूद वहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट जीत के आया। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे जो हैं उनका कोई जो है पॉलिटिकल कैरियर नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। उनकी सारी ज़िंदगी जो है बाल ठाकरे की खिदमत करते गुजरी है जी। उनका कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं था जी। लेकिन उसके बावजूद एकनाथ शिंदे दूसरी तीसरी पोजीशन पे आने में कामयाब हो गए थे। असेंबली इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल जो है यकीनन आपने जो है एक अहम नुक्ता यहाँ पे उठाया है। बीजेपी जीत रही है तो इसका ये मतलब हुआ, इसका साफ और वाज़ेह मतलब ये हुआ कि मराठी का या तो कार्ड नहीं चला बिल्कुल जी, या फिर जो है बहुत धांधली हुई जी। अच्छे बड़े दोनों में से हो सकता, दोनों में से एक बात है, बड़े पैमाने पे धांधली हुई है जो है ना जी। और हालांकि लोग चाह रहे थे कि गुजरातियों को वहाँ से बाहर मार के निकाले जो है ना, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ खासा असर नहीं पड़ा है जो है ना, कि भाई गुजरातियों का जो डोमिनेशन हो चुका है उनको तो बाहर करने की लोग बात कर रहे थे शिवसेना ग्रुप के, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ उसका जो है ना। तो अब ये पता नहीं जो है ना, वो संजय रावत का भी जो है ना मेरे ख्याल से बयान आएगा, उन्होंने भी बताएंगे कि भी क्या वजह है जिसकी वजह से लोग जीत रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो तो खरी खरी सुनाए थे, वो तो बिल्कुल आउटस्पोकन है बिल्कुल जो है ना। इससे पहले भी संजय रावत ने कहा था कि अगर यहाँ पे बैलेट बॉक्स लाओ तो बीजेपी को एक सीट भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल, ये उन्होंने संजय रावत ने कहा था। तो अभी भी जो है देखिए, अभी शाम तक आ जाएंगे बयानात, आ जाएंगे, देखिए अभी भी बयानात आ जाएंगे। तो अब क्या बयान आएगा, खुली हुई बात है कि जब राहुल गांधी ने कल ही कह दिया कि बहुत ज़्यादा जो है धांधली की गई है, बहुत ही जो है मामला जो है टेढ़ा हुआ है वहाँ पे, जो कुछ भी हो। देखिए सीधी बात ये है कि आप पूरी जगह पे, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हर जगह ये जो है शिकायतें की जा रही हैं कि यहाँ पे धांधलियाँ हुई। उसके बावजूद मामला ऐसा हो गया है कि जो जीता वही सिकंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन भी अपोजिशन के साथ अपोजिशन जैसा जो है सलूक कर रहा है। इलेक्शन कमीशन का रवैया भी वो भी बिल्कुल सही नहीं है। ये भी एक बड़ा मसला है कि अपोजिशन जो है, अपोजिशन की बात इलेक्शन कमीशन अपोजिशन की बात मानने को तैयार ही नहीं। बिल्कुल जी हाँ।
वो सीधे SIR का जो मसला है, बिल्कुल वो सीधे मुस्तरद कर रहा है जी। अब जैसे बिहार है, हाँ। बिहार की हम बात करें, ज़मीनी रिपोर्ट ये थी सिद्दीक साहब, बिहार के अगर बारे में हम बात करें तो ज़मीनी रिपोर्ट ये थी कि बिहार में तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बन के आएंगे और जो है RJD, राष्ट्रीय जनता दल, जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, वो हुकूमत बनाएगी। बिल्कुल ये तय था। बिल्कुल ये तय था। और दूसरी बात ये थी कि नीतीश कुमार के बारे में पूरे जो है महाराष्ट्र, माफ़ कीजिएगा, बिहार के बददिल थे। 20 साल से ये हुकूमत में है और आखिरी दिनों में तो जो है उनकी एज पूरी हो गई थी, वो उठ पटांग बातें कर रहे थे, बेतुकी बातें उनकी कर रहे थे और पूरी साख जो है रियासत में नीतीश कुमार के मुतासिर हो रही थी। और लोग ये कह रहे थे कि जो है अब की बार हम जो है नीतीश कुमार को मौका नहीं देंगे बल्कि एक नौजवान को मौका देंगे, तेजस्वी यादव। और जो है तेजस्वी यादव ने 2-3 वादे भी किए थे कि हम बिहार वासियों को बिहार से बाहर जाने नहीं देंगे, उनको यहीं नौकरी दी जाएगी, हर साल इतनी नौकरियां हम निकालेंगे, पेंशन देंगे वगैरह वगैरह, बहुत अच्छे वादे किए थे उन्होंने। डेवलपमेंट की उन्होंने बात की थी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ट्यूनिंग बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे चल रही थी बिहार में, और इन्होंने जो रैलियाँ की थी उन रैलियों में इंसानी सरों का समंदर था, बहुत ज़्यादा, इतनी बड़ी रिस्पांस उनको मिला था। तो उस सब कुछ देखने के बाद ज़मीनी तौर पे ये सर्वे रिपोर्ट आई थी कि यहाँ पे बीजेपी या फिर नीतीश कुमार का जीतना नामुमकिन है। लेकिन अजीब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि रिजल्ट आया तो फिर बीजेपी और नीतीश कुमार ने मिलकर हुकूमत बनाई। वहाँ भी देखिए बिहार में भी बीजेपी बड़ी पार्टी बन के आई, बिल्कुल। दूसरे नंबर पे नीतीश कुमार की JDU आई और फिर दोनों ने मिलकर हुकूमत बनाई है। तो JDU से हाथ मिला के यकीनन बीजेपी वहाँ भी वही करने वाली थी, जो खेल खेला, जो बोला जाता है खेला, वही खेला होने वाला था वहाँ पे भी। तो बहरहाल जो है अब वो वही लोग ज़्यादा बेहतर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, चाहे संजय राउत हों, चाहे राज ठाकरे हों, चाहे शरद पवार हों, अब यही लोग जो है सही तस्वीर पेश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। उसके लिए हमको कल तक का इंतजार करना बिल्कुल पड़ेगा। कल तक के वाज़ेह सूरत हाल पैदा हो जाएगी। बिल्कुल। और फिर मेयर कौन बनेगा वो भी मालूम हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि मेयर का भी पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेटजी के लिए। बिल्कुल। तो नाज़रीन हम चलते आइए, जैसे कि आप जानते हैं कि मिडल ईस्ट में काफ़ी टेंशन पाया जाता है और कहा जा रहा है कि किसी भी टाइम अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। ईरान ने कहा है कि बिल्कुल हम तैयार हैं, हम लड़ने के लिए, कोई मसला नहीं है। और उसने कहा है कि हम सारे जो अमेरिका के बेसिस हैं पूरे रीजन में, गल्फ़ के, हम वहाँ पे अटैक करेंगे, हम किसी का भी ख्याल नहीं करेंगे। इवन तुर्की, सऊदी अरब है और ख़तर है, इस जहाँ भी इनके अड्डे हैं वहाँ पर हमला करने के लिए तैयार है। क्योंकि मिसाइल्स बहुत ताकतवर हैं इस वक्त ईरान के, काफ़ी दूर तक डिस्टेंस तक वो जा सकते हैं। और बहुत सारी कंट्रीज़ अपने अपने स्टूडेंट्स को, सिफारतकारों को जो है ना वहाँ से बुला लिए है कि वहाँ से आ जाओ फ़ौरन से खाली करके। हिंदुस्तान ने भी कहा है कि फ़ौरन से जो है ना ईरान खाली कर दो तेहरान को, कि वहाँ पे ख़तरा पाया जाता है। तो एक किस्म की खलबली, एक जो है ना काफ़ी शोर मचा हुआ है। और लोग ये बोल रहे हैं कि भाई ये आदमी की जहनी कैफियत ऐसी है ट्रम्प की कि नहीं बोल सकते कि कब क्या करेगा जो है ना। कभी कुछ बयान देता है, कभी कुछ देता है जो है ना। हर दिन एक नया बयान, हर दिन एक नया बयान देता है। आपको कल मालूम है कल उसने क्या बयान दिया, ये जो यूक्रेन की जो जंग चल रही, तो उसने बोला कि नहीं ये जो है ना वो पुतिन का नहीं है मसला, पुतिन नहीं है इसके जिम्मेदार, वो ज़ेलेंस्की को करना है इसका। आप देखिए पूरा इन्हें उलट फेर पूरा जो है ना, यानी आप जो है ना नेटो के थ्रू आप हेल्प कर रहे हैं उसकी। कल कह रहे हैं कि नहीं ज़ेलेंस्की का जो है ना इन्हें प्रॉब्लम है असल, वो पुतिन का नहीं, इसके हाथ में जंग बंद करना। इस किस्म की जो है ना वो बयान अजीब व गरीब देते अचानक से। तो हाँ, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब कि वाकई ये होंगी या खाली चुप एक। और जहाँ तक आपको मालूम है जो एहतजाज हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ ईरान में, ये पूरा जो है ना ये इसका अमेरिका का हाथ था उसमें जो है ना, मुसाद का हाथ था उसमें बाहर का, जिसकी वजह से जो है ना एहतजाज किया गया और उसको काफ़ी बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया। हालांकि उतना नहीं हुआ जितने लोग बताएं जो है ना, बिल्कुल मीडिया सारा उसको एक्सपोज किया है ना। बिल्कुल देखिए पूरी तरीके से वहाँ पे जब एहतजाज हुआ, देखिए असल में कहा था महंगाई के खिलाफ जो है एहतजाज शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे जो है ऐसा मालूम होने लगा कि ये एहतजाज, इस एहतजाज को किसी ने सबूताज कर लिया है। लोग जो है हज़ारों की तादाद में घरों से निकलने लगे, सड़कों पे आने लगे, लाखों की तादाद में लोग आ गए ईरान के मुख्तलिफ शहरों में। फिर उसके बाद जो है खबर ये आई, उसके बाद ट्रंप का बयान आया। देखिए
ट्विस्ट कहाँ आता है, ट्रम्प का बयान आता है कि ईरान से हम कह देते हैं कि वो जो है लोगों के मसाइल को हल करने के लिए संजीदा इक़दाम करे, लोग सड़कों पे आए हैं और अफरा तफरी का माहौल है, अगर ईरान ये मामला सुलझाएगा नहीं तो फिर हमको मुदाखलत करनी पड़ेगी, फिर हम पहुँचेंगे वहाँ पे, आर्मी लेके पहुँचेंगे, ये कहा था। तो तब जो है ईरान की गुज़िश्ता जुमे की बात है, ईरान के जो मजहबी रहनुमा है, आला रहनुमा है खामनाई, उनका बयान आया था। उन्होंने जुमा की नमाज में बाज़ाब्ता ऐलान किया था कि इजराइल और अमेरिका के एजेंट जो है ईरान में हालात ख़राब कर रहे हैं और ईरान के जो है लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, ईरान के लोगों को मुश्तइल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये अली खामनाई का ये बयान आया था। फिर उसके बाद देखिए ट्रंप ने कहा था कि जो है ईरान अब पहलू तही कर रहा है, उन लोगों के जो है एहतजाज को कुचलने की कोशिश कर रहा है। फिर उसके बाद हमने देखा कि मस्जिदों पे अटैक होने लगे, फायरिंग में लोगों को मारा जाने लगा। तो जब फायरिंग हुई, मस्जिदों पे अटैक हुए, कुछ एक दो मस्जिदें जलाई भी गईं, तो उस वक्त जो है माथा ठनका ईरान के लोगों का। ईरान के लोगों ने कहा कि हमारे एहतजाज में तो ऐसा कहीं भी ये नहीं था कि हम तशद्दुद करेंगे, हम मस्जिद को जो है में आग लगाएंगे, हम लोगों पे फायरिंग करेंगे, हम लोगों को जो है गोलियां मार के हलाक करेंगे, ऐसा तो हमारे एहतजाज में कहीं भी ऐसा नहीं था। लेकिन अचानक ये क्या हो रहा है। उसके बाद ईरान के लोगों को एहसास हुआ कि उनके एहतजाज को आलमी ताकतें सबूताज करने की कोशिश कर रही हैं और उनके एहतजाज को जो है पूरी तरीके से पामाल करने या फिर उनके एहतजाज को हाईजैक करने का काम किया जा रहा है। उसके बाद से जो है लोग, जो आम आदमी जो निकल रहा था सड़क पे बद इंतज़ामी के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, हुकूमत के सर्द रवैये के ख़िलाफ़ जो आम आदमी निकल रहा था, आम आदमी ने निकलना छोड़ दिया। उसके बाद जो है जो ईरान की फ़ौज थी और ईरान के जो है जो पुलिस थी, उन्होंने जो है एहतजाजियों को कुचलना शुरू किया। तो उसके बाद ट्रंप का बयान आता है कि एहतजाज करने वालों को अगर आप कुचलने की कोशिश करेंगे या फिर उनको जो है हिरासत में लेने की कोशिश करेंगे या फिर उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, तो फिर मैं जो है मेरी फ़ौज लेके जो है ईरान में उतर जाऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, मेरी फ़ौज भेज दूँगा, सीधा फ़ौज कशी के लिए मैं सीधे अहकाम जारी कर दूँगा। ये ट्रंप का धमकी आमेज़ बयान आया था। तो बहरहाल उसके बाद से ही ये लगने लगा था कि जो है ये जो हो रहा है और जिस तरीके से हो रहा है इसमें अमेरिका का हाथ है या फिर इजराइल का हाथ है। बिल्कुल, ये जो है समझ में आ रहा था। देखिए इजराइल के लिए फ़िलहाल जो है ईरान एक बड़ा मसला है, एक बड़ा ख़तरा है ईरान, बहुत बड़ा हेडेक है, बिल्कुल। तो इजराइल, ग्रेटर इजराइल के अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए वो इस तरह की ताकतों को रास्ते से हटाने के काम कर रहा है। बिल्कुल। रज़ा शाह पहलवी देखिए ईरान में जब 80 की दहाई में जब इमाम खुमैनी की जो है क़यादत में एहतजाज किया गया था और इमाम खुमैनी की क़यादत में जब ईरान के लोग बाहर निकले थे, तो रज़ा शाह पहलवी के बादशाहत को वहाँ से ख़त्म कर दिया गया था और इस्लामी जमहूरिया का वहाँ रेवोल्यूशन आया था कि तब्दीली बिल्कुल ऐलान किया गया था, इस्लामी जमहूरिया का ऐलान किया गया था। तो हम ये देख रहे हैं कि अब की बार जो एहतजाज हुआ, इस एहतजाज में रज़ा शाह पहलवी की फैमिली के अरकान को, उनके पोते को और जो है और दीगर अरकान को जो है मैदान में उतारा जा रहा है। उनके पोते ने तो साफ तौर पे कहा कि अब जो है मज़ा आएगा, अब जो है ईरान की जो इस्लामी जमहूरिया है उसका ख़ात्मा होगा और फिर रज़ा शाह पहलवी के जो साबिका बादशाह थी वो वहाँ पे जो है फिर से बहाल कर दी जाएगी। ये जो है ये 2-3 दिन पुरानी बात है, शनिचर की या फिर जो है ये मंडे की बात है जो रज़ा शाह पहलवी के पोते का बयान आया था। उसके बाद से ही जो है देखिए यहाँ एक चीज़ ये हो गई, हमेशा एक अहम बात ये होती है किसी भी मुल्क के लिए कि वो अपने साथ कितनी आलमी ताकतों को अपने साथ मिला सकते हैं, उसकी लॉबिंग कैसी है, उसका जो है अपने मतलब है कि अपने हमसाइयों से उसका रवैया कैसा है या फिर आलमी ताकतों के साथ उसका जो है क्या ताल्लुकात कैसे हैं। तो यहाँ पे ईरान के
चीन के साथ ताल्लुकात जो है काम आए, हम ये कह सकते हैं। चीन ने खुले अल्फाज में कह दिया कि वेनेजुएला जैसी हरकत अगर अमेरिका ईरान में भी करने की कोशिश करेगा तो उसको कमियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल जी। ये जो चीन की धमकी के बाद अमेरिका के भी कान खड़े हुए, उसको भी लगा कि अब चीन जो है ईरान के साथ आ गया। वैसे भी चीन को जो है चाबहार की बंदरगाह चाहिए। अच्छा जी। चीन चाहता है कि चीन का माल पाकिस्तान से ईरान जाए। पाकिस्तान, उसने आपको भी याद होगा, तो अभी पाकिस्तान में मौजूद है। उसने आपको भी याद होगा कि उसने जो है चीन से कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के इलाकों में से एक सड़क जो है मतलब एक है पाकिस्तान के बंदरगाह तक बनाई, वहाँ तक बढ़ाएंगे जी। वहाँ पे उसने बनाया है सड़क जी। अब ये है कि पाकिस्तान की बंदरगाह में माल जो है अपलोड होगा, उसके बाद वहाँ से जो माल जाएगा जी, तो फिर चाबहार ईरान के बंदरगाह में जाएगा। फिर वहाँ से माल उतारेंगे, फिर वहाँ से दूसरे जहाज़ों में माल यूरोप की तरफ जाएगा जी। तो यूरोप जाने के लिए चाबहार की बंदरगाह एक अहम जो है रास्ता है और एक अहम स्ट्रैटेजिक जो है जी क्या बोलेंगे आबी गुजरगाह है। बिल्कुल जी हाँ। एक बहुत ही जो है अहम आबी गुजरगाह की अहमियत हासिल है चाबहार की बंदरगाह को, और उसको डेवलप करने के काम जो है पहले से किए जाते रहे हैं। तो चीन की पहले भी नज़र थी, अब भी नज़र है चीन की चाबहार की बंदरगाह पे। वैसे तो वो जो है पाकिस्तान के एक बंदरगाह को उसने डेवलप भी किया है जी जी। जो पाकिस्तान के जो है सूबे सिंध में जी ख़ास तौर पे जो है बलूचिस्तान में जो बंदरगाह थी जी, उसको बलूचिस्तान की साहिल से लगे हुए, उसको उसने डेवलप किया है। उसका नाम मुझे अभी जहन में नहीं है, लेकिन उस बंदरगाह को चीन ने डेवलप किया। फिर उसके बाद चीन का जो है अगला निशाना था चाबहार। तो अब अमेरिका के इस तरह की धमकी के बाद चीन का बयान देने का मकसद वाहिद यही हो सकता है कि ईरान के अंदर के इस सिचुएशन से चीन फ़ायदा उठाना चाहता है। बिल्कुल जी। और यकीनन जब चीन आएगा मैदान में जी तो फिर जो है यकीनन ये अमेरिका के लिए खौफ की बात होगी, और जंग फैल जाएगी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो है ना पूरे रीजन में। अमेरिका के लिए खौफ की बात होगी क्योंकि चीन आएगा तो रूस भी आएगा। बिल्कुल जी। यहाँ जुनूबी जो है एशिया में अगर हम बात करेंगे, एशिया की अगर हम बात करेंगे जी, तो चीन और रूस की बड़ी ताकतें हैं जी, बिल्कुल। और ये दोनों ताकतें अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं। जैसा कि आप जानते हैं जी कि जो है रूस की जो है यूक्रेन के साथ लड़ाई है जी, और इस लड़ाई में पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा है जी, और अमेरिका भी यूक्रेन के साथ खड़ा है। उसके बावजूद ये लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही है, ये लड़ाई मुसलसल जारी है। ऐसा मालूम होता है कि पुतिन ने जो है शतरंज की चाल वाला जो है गेम खेला है उसने कि 3 साल से उसने यूक्रेन को माफ़ करके रखा हुआ है। 3 साल से हम देख रहे हैं, तकरीबन 2 साल गालिबन जो है हम देख रहे हैं कि ज़िंदगी मुअत्तल है। हालात जो है कब क्या पलटा खाएंगे कोई नहीं जानता। पूरा यूरोप खौफज़दा है क्योंकि यूरोप को मालूम है कि जो है यूक्रेन यूरोप का बाब दाखिला है और अगर यूक्रेन पे रूस जो है कब्ज़ा कर लेगा तो फिर यूरोप के लिए मुश्किलात पैदा होंगी क्योंकि रूस जो है फिर यूरोप के अंदर दाखिल होना रूस के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो बहरहाल जो है इस सारी सिचुएशन में यकीनन जो है चीन ने जिस तरह से जो है ईरान के साथ खड़े होने का बात कही है और जिस तरह देखिए अभी आपने जो है एक तस्करा किया था, आपने कहा था कि अमेरिका ने कहा है कि जो है पुतिन की गलती नहीं है, ज़ेलेंस्की की गलती जी। तो ये जो बयान अचानक अमेरिका का आया है ये इसी कश्य के तहत आया है बयान के रूस ईरान के मामले में कहीं मुदाखलत ना करे। बिल्कुल। तो मतलब एक है रूस को रोकने के लिए उसने एक पांसा फेंका है। उसने यही कहा होगा कि हम ईरान पे आराम से कब्ज़ा करेंगे और रूस को जो है इसके बदले में यूक्रेन के साथ उसका जो झगड़ा है वो निपटा देंगे, बैठ के जो है आपस में बातचीत करा देंगे। और ये जो सेटलमेंट के लिए उसने अब ज़ेलेंस्की पे दबाव डालना शुरू कर दिया है और साफ तौर पे कह दिया है कि ज़ेलेंस्की नहीं चाहता कि जंग खत्म हो। बिल्कुल। तो जब ये बात आएगी तो ज़ेलेंस्की बोलेगा कि मैं क्यों नहीं चाहता जंग, मैं तो चाह रहा हूँ कि जंग खत्म हो। बिल्कुल। तो देखिए आप कैसे कैसे फेंके जाते हैं आलमी
जो सियासत। अच्छा सज्जाद साहब, ये बोलिए कि अब ये गल्फ स्टेट्स पूरे जो है ना, ये लोग हलीफ है अमेरिका के, तो ये तो अमेरिका के इनडायरेक्टली नुकसान होगा ना, अगर अटैक करेंगे वहाँ पे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा बिल्कुल अमेरिका के लिए। नुकसान होगा। देखिए मसला यहाँ ये है ज़बी साहब के, यहाँ मसला ये है कि ईरान पे अगर अमेरिका हमला करता है तो हो सकता है उसको, देखिए माजी में तो अगर हम माजी की अगर हम बात करेंगे तो माजी में इराक और ईरान की लड़ाई काफ़ी तवील चली थी, काफ़ी तवील चली। फिर माजी की हम बात करेंगे तो सऊदी अरब कभी भी ईरान के साथ नहीं था। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सऊदी अरब या फिर सऊदी अरब के हमसाया ममालिक, जिसमें जो है कतर भी है, कुवैत भी है, बहरीन भी है और जो है UAE भी है, ये सारे ममालिक की अगर हम बात करेंगे सुन्नी मुस्लिम ममालिक हैं। ये ममालिक भी कभी भी ईरान के साथ नहीं रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो अमेरिका के लिए अरब ममालिक बड़ा इशू नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका जो है पहले से ही उन पे अपना पूरा कंट्रोल रखता है और ये जो ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, वो अमेरिका के हिसाब से चलते हैं। उसको उन मुल्कों से ख़तरा नहीं है। अब उसका दर्द सर है, एक जानिब ईरान, तो दूसरी जानिब तुर्की, तो तीसरी जानिब जो है हम ये कह सकते हैं कि रूस और चीन उसके दर्द सर है। अब इज़राइल के लिए जो है फ़लस्तीन हारने के बाद इज़राइल बहुत बेचैन नज़र आता है। गज़ा में जिस तरीके से उसको मुँह की खानी पड़ी, सारा खून खराबा करने के बावजूद, पूरा शहर तहस नहस करने के बावजूद गज़ा सिटी को भी आज तक वो गज़ा पे कब्ज़ा करने के काबिल नहीं हुआ है इज़राइल, हम ये कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इज़राइल को भी अब कोई मुतबादिल रास्ता चाहिए। तो जहाँ तक मेरा ख़्याल है इज़राइल का गेम अभी चालू है और जहाँ तक मेरा ख़्याल है ये सारा गेम इज़राइल का खेला हुआ है और अमेरिका को जबरन घसीटा जा रहा है। यानी कि उकसारा पूरा इज़राइल जो है ना और आज़मा रहा है जो है ना, ये नहीं देख रहा कि जो है ना वो अमेरिका तबाह हो जाएगा। मैं जो है ना बिल्कुल, इससे पहले आप देखेंगे अगर आप कहीं भी जो जहाँ जहाँ यहूदी रहे उस मुल्क को तबाह बर्बाद करके छोड़ दिए लोग। इवन आप हिटलर का भी ले लीजिए, जर्मनी का, लोग जहाँ जाते हैं उसको जो है ना हर तरीके से लूट के ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर भी ये ट्रम्प की जो है ना बिल्कुल एक ब्लाइंड पॉलिसी से जो है ना सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए मेरे ख्याल से अमेरिका के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल वही हो रहा है कि जहाँ यकीनन जैसे कि अभी हमने जो है मुल्क की पॉलिटिक्स की बात की थी कि जहाँ बीजेपी जाती है बिल्कुल वो जो है वहाँ की इलाकाई जमातों को ख़त्म करती है, तोड़ देती है उसको। तोड़ देती है। तो बिहार की हमारे पास हिस्ट्री है, महाराष्ट्र की हिस्ट्री है हमारे पास, कश्मीर की हिस्ट्री है हमारे पास, हरियाणा। तो बहरहाल जो है तो जहाँ हाथ मिलाया था इन्होंने मुकामी जमातों से, तो बहरहाल जो है इसी तरीके से इज़राइल की भी हिस्ट्री है कि वो जहाँ जाता है वहाँ पे तबाही लाता है। वो जहाँ जाएगा, आप देखिए अब इससे बड़ी दर्दनाक बात और क्या हो सकती है कि आज से 70-80 साल पहले बेयार और मददगार अपनी जान बचा के नंगे पैर, नंगे सर, भूखे प्यासे ये यहूदी जो है फ़लस्तीन में आए थे अब पनाह के लिए। फ़लस्तीनियों ने जो है उनको पनाह दी थी, वालिहाना अंदाज में उनका वेलकम किया गया था। ये 40s के दौर की बात है। और ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी अमेरिका को जो है ना एक मास जो है ना माइग्रेशन हुए थे। बिल्कुल, दूसरी जंग अज़ीम के बाद 1942 के बाद की बात है। तो बेयार और मददगार परेशान हाल यहूदी वहाँ पे आए थे। अरबों ने उनका खैर मकदम किया, उनको वेलकम किया, ख़ास तौर पे फ़लस्तीनी इलाके के अरबों ने उनको खाना पीना दिया, उनको रहने के लिए ठिकाना दिया। लेकिन यही इज़राइली सिर्फ 10 साल के अंदर इन्होंने जो है फ़लस्तीन को तबाह करके रख दिया। 1947 की जंग, 1948 की जंग हम भूल नहीं सकते। पहला अटैक हुआ था अरब कंट्रीज पे, फिर उसके बाद जो है 1967 में जो दूसरा अटैक हुआ, जो ख़ास तौर पे जो है फ़लस्तीन पे जो दूसरा अटैक हुआ, अरब इज़राइल जो जंग हुई, इस जंग में बाज़ाब्ता इसराइल ने अपने मुल्क का ऐलान कर दिया। यकीनन इसके पीछे जो है यूके बहुत सारे सुपर पावर्स पीछे थे, इसके पीछे थे। बरतानिया नहीं चाहता था कि यहूदी फिर लौट के इधर आए यूरोप। जर्मनी नहीं चाहता था कि यहूदी लौट के आए। तो नतीजा ये हुआ कि जर्मनी और बरतानिया ने उनको जो है मुसल्लह किया, उनको हथियार दिए, उनको जहाज़ दिए, उनके लिए जो है रनवे बनाए, फ़ज़ाई पट्टियाँ बनाई गई,
उनको सब कुछ उन्होंने दिया और एक साजिश के तहत, और अरब उस ज़माने में साजिश को समझ नहीं पाए। अरब ईमानदार कौम है जी, वो जो है ईमानदारी से काम सादा लोग होते हैं, बिल्कुल सीधे साधे होते बिल्कुल हैं, वो तो भोले वाले ईमानदार होते हैं। हैं। जी वो मजबूर की मदद करना उन्होंने जो है अपना फरीदा समझा, बिल्कुल। मजबूर को रोटी दी, और उसी मजबूर ने जो है इन साजिशों के साथ मिलकर ऐसी खौफनाक साजिश रची कि आज जो है सारा अरब परेशान है इन लोगों की जो है जी इस साजिश से। जी और फ़लस्तीनियों का जो हाल इन्होंने किया है, जी इन 70 सालों में फ़लस्तीन के 70% हिस्से पे इन्होंने कब्जा कर लिया। जी हाँ, आज भी मुसलसल ये मगरबी किनारा की अगर हम बात करें बिल्कुल बिल्कुल। तो मुसलसल ये फ़लस्तीनी इलाकों में जी जो है बस्तियां बसा रहे हैं, जी उनके खेत लूट रहे हैं, उनके बागात छीन रहे हैं। वहाँ पे जो है जैतून की बहुत अच्छी फसल होती है, जी हाँ, खजूर की बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी मशहूर है वहाँ फसल की जी होती है। जैतून। जी जैतून और खजूर के बागात ये लोग छीन रहे हैं। देखिए खजूर के बारे में ये कहा जाता है कि खजूर का पेड़ को जो है ताकतवर बनने में जो तकरीबन जो है 10 से 15 साल लग जाते हैं, इतना तवील इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन जब ये ताकतवर हो जाता है बिल्कुल तो उसके बाद उसको फल देने के लिए 500 साल तक वो फल देता है। बिल्कुल। जी पेड़ को बनने में 10 से 15-20 साल लगते हैं, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद 500 साल तक वो फल देता है। जी तो इतने मतलब है कि इतनी जो है रिच फसल होती है खजूर की, जी और वो लम्हों में रातों रात खजूर के बागात छीन रहे हैं अरबों से। बिल्कुल। छीन लिए गए, जी हाँ जैतून के बागात छीन लिए गए। जी हाँ सबसे अच्छा जैतून दुनिया में फ़लस्तीन में होता है, जी और छीन लिए गए जैतून जी के हाँ, बागात। को बिल्कुल आप अंदाज़ा सब ले लिया लगाइए पूरा। जी हाँ पूरा। कि किस तरह की जो है इजराइल जो है सफाकी करता है, जी किस तरह की खबासत उसमें भरी हुई है। देखिए जो लोग जिन लोगों ने मूसा को नहीं जी माना, जी जी बिल्कुल। अगर हम कुरान की बात तारीख उठा के करेंगे, देखें पूरी। जी हाँ हम तारीख देखेंगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जी हाँ किस तरीके से इन्होंने सताया। बिल्कुल बिल्कुल। मन व सलवा तो इन पे जो है नाजिल हुआ था। नाजिल हुआ था। जी हाँ, उसके बावजूद भी उसके नाशुक्री कौम है। बावजूद भी किस तरह की नाशुक्री इन्होंने जी हाँ की। जी तो इस कौम पे अज़ाब आया था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी, जी और आज भी आने वाले दिनों में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन पे अज़ाब आएगा। लेकिन अज़ाब आने से पहले जी ये सारी क़वासत जो है दुनिया में करना चाहते हैं, और बिल्कुल। इसी जी हाँ सिलसिले जी की हाँ एक कड़ी है ये ईरान का बिल्कुल। प्रोटेस्ट। यानी बुराई जितनी हो सके जी फैलाओ बिल्कुल। जाके जो है ना, और जहाँ जहाँ हो सके जो है ना इंतशार फैलाओ, मुदाखिलत करो जी जाके, हर चीज़ जो हो सकती थी करो जो है ना। जी क्योंकि ये बिल्कुल लोग जो है ना अमन में यकीन नहीं रखते लोग जो है ना, बिल्कुल। बस जहाँ इनका भी गए। मिजाज ही जी जो हाँ है मक्कारी बिल्कुल, वाला। मक्कारी जो है ना किसी तरीके से जो है ना, और फिर यानी उसमें बस कुछ अरब कंट्रीज़ भी उनका भी साथ दे रहे हैं जो है ना, कि वो लोग भी जो है ना हामी यहाँ मिला रहे हैं जो है ना, उसके बारे में भी जो है ना इन्हें काफ़ी तशवीश पाई जाती है। तो ईरान ने कह दिया है कि हम तो बिल्कुल जो है ना तैयार हैं, हम हर एक के लिए, हम आपको ज़रूरत ही कौन दोस्त है कौन दुश्मन है हम तो केयर नहीं करेंगे, उसके ऊपर बराबर हम अटैक करेंगे अगर ये हमारे पे अटैक करता है तो जो है ना। तो इतनी धमाको। अच्छा दूसरी चीज़ है साहब, ये समझ में नहीं आता कि ये रिपब्लिकन्स को कोई और कैंडिडेट नहीं मिला था जो इसको जो है ना ये लोग बनाए थे जो है ना। जी बड़ा सवाल है। जी हाँ देखिए पैसे का खेल भी इसमें जो है बड़ा अहम रोल अदा जी करता है। जी जब दूसरी बार इलेक्शन हो रहा था जी अमेरिका में, जी तो ट्रम्प के साथ एलन मस्क जी खड़े हुए थे। बिल्कुल। सबसे बड़ा सरमायाकार, सबसे बड़ा जो है रिचेस्ट पर्सन इन्वेस्टर, जी सबसे बड़ा जो है इलेक्शन में पैसा लगाने वाला। जी तो एलन मस्क खड़े हुए थे, दुनिया का अमीर तरीन आदमी आज भी एलन मस्क हैं। जी तो एलन मस्क ट्रम्प के साथ खड़े हुए थे, और ट्रम्प की दौलत भी खुद जो है जी बहुत मानी रखती है। तो बहरहाल अमेरिका के इलेक्शन को आम तौर पे जो है बहुत ही महंगे तरीन इलेक्शन कहा जाता है। जी तो उस महंगे तरीन इलेक्शन में जो है पैसा लगाने के लिए मुझे ऐसा मालूम होता है कि उनके पास, पार्टी के पास दूसरा कोई बड़ा कैंडिडेट नहीं था। जी तो बहरहाल मजबूरी के हालत में उन्होंने ट्रम्प को जो है जी मैदान में छोड़ा। और ट्रम्प ने, देखिए उस ज़माने में ये हुआ था, आमतौर पे होता ये है कि अमेरिका की तारीख आप उठा के देखेंगे तो कोई भी सदर 2 साल हुकूमत करता है, 2 मियाद के लिए। अब यह मसला ये हो गया था कि जो साबिका सदर हैं जो बाइडन, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे, भूलने लगे थे। उनको जो है भूलने की बीमारी हो गई थी। वो बैठे बैठे जो है वो काम फैसले नहीं कर पा रहे थे जिस तरह के फैसले। तो ये हो गया कि डेमोक्रेट्स में
दाखिली खलफिशार पैदा हो गया उनकी कैंडिडेचर को लेके। जी। उनको फिर जब दूसरी बार सदर के ओहदे के लिए उम्मीदवार बनाया गया तो उस वक्त जो है एक दाखिली खलफिशार वहाँ पे पैदा हुआ। जी। और इस दाखिली खलफिशार के नतीजे में पार्टी के सीनियर कैंडिडेट को वहाँ पे ठहरा कर दिया गया इलेक्शन में। वो जो खातून आई थी, हिंदुस्तानी नजात, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, तमिल जी जो है आई थी, वीपी जो तो थी, वो भी जो है बहुत बड़ा ड्रॉबैक साबित हुआ जी। तो एक तो ये था कि अपोजिशन पार्टी इंतशार का शिकार हो गई थी जी, खलफिशार का शिकार हो गई थी जी। दूसरी जानिब ये था कि पैसे की ताकत भी थी जी। तो बहरहाल दोनों चीज़ों ने कमाल दिखाया, जादू दिखाया। जी। और एक बात जो सबसे अहम बात है सिद्दीक साहब, वो ये थी कि जो बाइडन के दौर में फ़लस्तीन में वहशतनाक बमबारी इजराइल ने की थी, बिल्कुल, और जो बाइडन उस जंग को रुकाने में नाकाम हो गए थे। बल्कि जो बाइडन नाकाम हो गए थे अपनी जगह है, बल्कि जो बाइडन ने अपने जहाज़ वहाँ पे खड़े कर दिए थे इजराइल की सरहद पे। बिल्कुल, तल अबीब के पास उन्होंने अपने जहाज़ वहाँ पे, जो बाइडन ने बहरी बीड़े, ताकतवर दुनिया के 2 बहरी बीड़े जिसमें जंगी जहाज़ जो है खड़े हुए थे, और जंगी जहाज़ों के वहाँ से लैंड करने और जो है वो प्रवास करने की जो है ताकत थी उन जहाज़ों में, उन जहाज़ों के साथ लंगर अंदाज हो गए थे तल अबीब के साहिलों पे। अब ये एक मसला हो गया जी। दूसरा मसला ये था कि रोज़ाना बच्चे मर रहे हैं, ख़वातीन मर रहे हैं, मासूम लोग मर रहे हैं। जो बाइडन से कहा जा रहा है कि भाई जंग रुकवाओ, तो जो बाइडन जंग रुकवाने को तैयार ही नहीं है, बल्कि उल्टे वो करोड़ों डॉलर दे रहे हैं, जी, मदद कर रहे हैं जी इजराइल को। करोड़ों डॉलर की मदद की उन्होंने, जिसके नतीजे में अमेरिका की पब्लिक जो है उनके खिलाफ हो गई, स्टूडेंट उनके खिलाफ हो गए। यूनिवर्सिटीज़, पहली बार कहा जाता है कि अमेरिका की तारीख में कि मुल्क की सारी यूनिवर्सिटीज़ के तलबा बाहर आ गए थे इस मसले पे, फ़लस्तीन के मासूम बच्चों की जो अमवात हुई हैं, मासूम औरतों की, और भूखे लोगों को जिस तरीके से वहाँ पे गोली मारी गई है, अस्पतालों पे जिस तरह बमबारी की गई, स्कूलों पे जिस तरह बमबारी की गई, इंसानियत की धज्जियाँ जिस तरह से वहाँ पे बिखेरी गई थी, ये सारी चीज़ें जो दुनिया ने देखी हैं या फिर अमेरिका ने देखी हैं, उसका भी नतीजा ये निकला कि अमेरिका ने सोचा कि बाइडन को तो हमने ये सोच के लाया था कि ये जो है एक ज़ीरक हुक्मरान है, एक तजुर्बेकार जो है सियासतदान है, ये अमेरिका को ग्रेड बनाने का काम करेगा, लेकिन ये अमेरिका को ग्रेड बनाने के बजाय इजराइल की ग़ुलामी में लग गया है और जो है गरीब लोगों को, मासूम लोगों को, बच्चों को, ख़वातीन को मार रहा है, ख़वातीन के बच्चों को जो है तबाह कर रहा है। ये बहुत ही अफसोसनाक जो है सिचुएशन है। तो ये सोच के ट्रंप को लाया गया और अब आप ट्रंप अपना खेल खेल रहे हैं। बिल्कुल, हालांकि वो दागदार हैं, देखा है तो इम्पीचमेंट हुआ उनके खिलाफ जो है, बिल्कुल, उसके बावजूद दोबारा लाया गया। देखिए आप, नहीं मेरे ख्याल से अमेरिका की तारीख में ये पहली मरतबा हुआ ऐसा जो है ना, जी बिल्कुल, जो इस किस्म की हरकतें की गई जो है ना। हालांकि वो ऑलरेडी आदमी को हटाया गया था, फिर उसको दोबारा लाया गया जो है ना, दोबारा लाया गया। सारी दुनिया में खतरात इन्हें पाए जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भरोसा नहीं कब क्या होता है। और ऐसे शख्स के हाथ में न्यूक्लियर बटन भी दे दिया गया है, उसके हाथ में। बताइए कितनी बुरे हालात है, अगर दुनिया के देखा जाए तो कब क्या होता बोल नहीं सकते जो है ना, कब क्या होगा किससे को। जी हाँ, बिल्कुल जो है ना। तो नाज़रीन, हम इसी के साथ ही आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, और जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।